फ्रेंड वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग अब जान ही गए हैं कि हम लोग यहाँ पर जीएस के तमाम सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक के मेजर मेजर टॉपिक के बारे में फुल एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो वैसे ही रोज़ की तरह आज हम लोग पॉलिटी से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो अधिकतर बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या तो कंफ्यूजिंग बना रहता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से खंगालने की कोशिश करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग यहाँ पर मनी बिल और फाइनेंशियल बिल वन बाय वन इसके बारे में फुल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मनी बिल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 मतलब 110 में इसके बारे में प्रोविज़न रखा गया है। मतलब कि आर्टिकल 110 जो होता है वो डील करता है किसके बारे में, मनी बिल के बारे में। और जो आर्टिकल 117 है, ठीक है, वो बात करता है फाइनेंशियल बिल के बारे में। अब देखिए, मनी बिल को पास किया जाता है, मतलब कि मनी बिल इंट्रोड्यूस कहाँ किया जाता है। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक। और लोकसभा में इसको डिसाइड कौन करता है कि ये मतलब कि मनी बिल है कि नहीं बिल है, तो इसको डिसाइड किया जाता है हमारे स्पीकर के द्वारा। अब स्पीकर और चेयरमैन आप लोग जानते ही होंगे कि जो लोकसभा को हेड करते हैं उसको स्पीकर बोलते हैं और जो राज्यसभा को हेड करते हैं उसको चेयरमैन कहते हैं, ठीक। ओके, तो स्पीकर के द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि यह गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल लाया जा रहा है वो मनी बिल है, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि मनी बिल को लाने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रिकमेंडेशन ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से पहले हमारे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी होता है कि यह बिल मनी बिल है। मनी बिल को राज्यसभा में नहीं लाया जाता है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो लोकसभा में पास करने के बाद हम लोग इसको 14 दिन के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर 14 दिन के अंदर कोई उनको कंसीडर करना है या कुछ सुझाव देना है तो दे, अदरवाइज़ जो 15वां दिन होगा उसको ऑटोमेटिक उस बिल को मनी बिल मान लिया जाएगा। इनमें उनके राज्यसभा के कोई अमेंडमेंट या रिजेक्शन का कोई कुछ सिस्टम नहीं है। इनमें राज्यसभा को पावर नहीं दिया गया है, वरना तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बस इनका इतना रोल है कि वो 14 दिन के भीतर जो बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गई है या भेजी गई है, बस उस पर अपना सुझाव दे सकते हैं कि ये अगर ऐसा होता तो और बेहतर हो सकता था। अब उसको इसकी बात को माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए, जान लेते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है मनी बिल को लेकर के। देखिए, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस बिल को या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उसको रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। उनके पास ये पावर नहीं है, या तो उसको एक्सेप्ट करें मनी बिल को या तो रिजेक्ट करें। अब कहिए कि उसको दोबारा गवर्नमेंट के पास या लोकसभा में भेज दिया जाएगा कि इस पर आप एक बार फिर से रिकन्सिडरेशन कीजिए कि आपको कुछ इसमें अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है, तो ऐसा नहीं है, ठीक। और ना तो ही इसमें कोई जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न है कि आप जॉइंट सिटिंग बैठा करके लोकसभा या राज्यसभा एक साथ बैठा करके, ऐसा कुछ प्रोविज़न है तो नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मनी बिल भेजा जा रहा है लोकसभा में 14 दिन के लिए केवल भेजा जा रहा है और इसका कोई उनके रिजेक्शन या अमेंडमेंट का कोई मतलब भी नहीं है, तो जॉइंट सिटिंग का यहाँ बात ही नहीं उठती, ठीक। अब बात यहाँ पर आती है कि हम लोग जानेंगे कैसे कि ये भाई ये मनी बिल है। ये तो बस एक कहानी हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न रखा गया है, यहाँ रखा गया है, इंट्रोड्यूस ये कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। लेकिन मनी बिल का तो कोई तो एक परिभाषा होता होगा। अब मान के चलिए कि बरसात है, अब बारिश हो रहा है। अगर बारिश वो गर्मी में हो गई तो गर्मी को बरसात थोड़ी बोला जाएगा। बरसात का तो एक स्पेसिफिक डेफिनीशन होता होगा कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा रहता है या इस मौसम में आता है।
ठीक। इसलिए उसको बरसात कहा गया। ऐसे तो मनी बिल का भाई एक डेफिनेशन होना चाहिए कि मनी बिल का शेप ऐसा होता है, इसमें ये चीज़ें होती है, इसलिए इसको मनी बिल कहा जाता है। तो मनी बिल हम लोग जान लेते हैं कि मनी बिल आखिर होता क्या है। कि मनी बिल को हम लोग बस इतना कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो मनी को मतलब अपना जो फंड है वो कहाँ कहाँ से बढ़ा रही है, मतलब कि वो पैसा कहाँ से ला रही है, उसके लाने की जो ज़रिया है, कहाँ से उसके पैसा या उसका फंड बढ़ रहा है पैसा ला करके, वो मनी बिल हो गया। मतलब बस इतना कह सकते हैं कि मनी का आना गवर्नमेंट के पास कहाँ से आ रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं, बस पैसे का आना वो मनी बिल हो गया। और इसके बारे में ओके, मतलब कि रेवेन्यू इंक्रीज़ करना, वेज फ्रॉम द मनी कम्स। ठीक। अब मनी कहाँ कहाँ से आ सकता है, या तो वो टैक्स कलेक्ट कर सकता है लोगों से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, या तो कोई जैसे दूसरी कंट्री से वो लोन ले सकता है, या लोन मिला उसको किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे जापान बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाए तो वो भारत गवर्नमेंट को फाइनेंस प्रोवाइड किया। तो इससे क्या हुआ कि भारत का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा, मतलब उनकी जो फंड है, तो ये पैसा आ रहा है। तो ये सब क्या है, मनी बिल है। और अब गवर्नमेंट इसका क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसको साइड में करिए, बस इतना जानिए कि मनी बिल होता क्या है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। बस मनी बिल ये होता है कि मनी कहाँ से सरकार के पास आ रही है, वो टैक्स के थ्रू भी आ सकती है, लोन के थ्रू भी आ सकती है। अ, ठीक। तो इनके बारे में जो नियम कानून पॉलिसी बनाई जाती है तो वो मनी बिल के अंडर आता है। वो किसी से बोरो भी कर सकता है, या तो अपना जो कॉन्टीजेंसी फंड है उससे वो निकाल सकता है। अब कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए आपके पास पर्स है। ठीक। आप पर्स में सबसे सामने पैसा रखते हैं, नोट रखते हैं अपना, वो तो हमेशा दिखता रहता है सबको। ठीक। लेकिन कुछ 1-2 रुपए आप ऐसे जगह रखे रहते हैं छुपा करके कि उसको बहुत आवश्यकता पड़ने के बाद निकाला जाता है, इमरजेंसी के टाइम पर अपने पर्स में से निकालते हैं हम। तो वैसे भी ही सरकार के पास एक फ़ंड होता है कॉन्टीजेंसी फंड के रूप में, जो इमरजेंसी के टाइम पर सरकार के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये भी जो है एक तरह का मनी बिल में आता है। क्यों? क्योंकि सरकार इस पैसे का यूज़ कर रही है, तो उसका जो रेवेन्यू मतलब उसके फंड में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, सरकार के पास पैसा आ रहा है, तो यह मनी बिल हुआ। तो एक बार फिर से हम मनी बिल के बारे में समझ लेते हैं कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्टिकल 110 में लोकसभा में केवल। ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति का जो रिकमेंडेशन है वो ज़रूरी होता है। और अब राष्ट्रपति का जो पावर होती है वो क्या हो सकता है, या तो इसको एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं। ना तो इसमें जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न है। अब मनी बिल कंटेंट क्या क्या करता है, तो मनी बिल करता है जैसे आपका टैक्सेशन हो गया, बोरोज हो गया गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। तो एक्सपेंडिचर मतलब कि रिसिप्ट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड या तो कॉन्टीजेंसी फंड। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ छूट गया कि जो टैक्स है, देखिए टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये जो मिल रहा है सरकार को वो तो आपका मनी फंड में मनी बिल में आ गया। लेकिन एक होता है लोकल टैक्स। लोकल टैक्स का जैसे आपके गांव या आपके इलाके में गांव के लेवल में मेला लगा, अब मेले में जो टैक्स लिया जा रहा है लोकल के द्वारा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, वो एक्सक्लूड है। ठीक है। ये मनी बिल में नहीं आएगा। लोकल लेवल में जो टैक्स लिया जाता है लोग के द्वारा, वहाँ के प्रशासन के द्वारा, वो जो है मनी बिल में नहीं आता है। ठीक। इतना हो गया मनी बिल के बारे में। मनी बिल भेजा जाता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, उसको भेजा जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है, वो 14 दिन के लिए राज्यसभा में दिया जाता है कि वो उसमें अपना सुझाव दे सकते हैं कि ये अगर करने से और बेहतर हो सकता है, न तो इसको ये रिजेक्ट कर सकते हैं, न तो इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। कौन? राज्यसभा। ओके।
तो ये हो गया हमारे मनी बिल के बारे में। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, फाइनेंशियल बिल के बारे में। अब देखिए, जो फाइनेंशियल बिल होती है हम लोग का, वो 2 टाइप के होते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2। तो सबसे पहले जो टाइप 1 का है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो फाइनेंस बिल जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 117 जो है उस पर डील करता है, ठीक। मतलब वो हमारा जो आर्टिकल 117 है वो डील करता है फाइनेंस बिल के बारे में। और जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है वो आर्टिकल 117 ए में मेंशन किया गया है, और फाइनेंस बिल जो सेकेंड वाला है वो आर्टिकल 117 बी में मेंशन किया गया है। जो फाइनेंस बिल होता है वो मनी बिल की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, और इसमें भी जो इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है कि प्रेसिडेंट का एडवाइस ज़रूरी होता है, ठीक। अब देखिए, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इन दोनों में अंतर कहाँ से आता है। देखिए, यह सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी भेजा जाता है। किसको? फाइनेंस बिल टाइप 1 को। और इसमें जो राज्यसभा जो होती है, सबसे बड़ी अंतर ये होता है कि राज्यसभा इसमें अमेंडमेंट और रिजेक्ट कर सकती है, या तो अमेंडमेंट कर सकती है या तो इसको रिजेक्ट भी कर सकती है। किसको? फाइनेंस बिल टाइप 1 को लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर उसके बाद राज्यसभा में भेजा जा रहा है, और राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर सकती है, या तो इसमें अमेंडमेंट भी ला सकती है कि इसमें थोड़ा अमेंड होना चाहिए। और मनी बिल में क्या होता था कि एक बार राष्ट्रपति के पास जाने के बाद या तो राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, लेकिन जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है वो राष्ट्रपति उसको रिकंसिडरेशन भी कर सकते हैं, जबकि यह सिस्टम मनी बिल में नहीं थी। मनी बिल में रिकंसिडरेशन का प्रोविज़न नहीं था, लेकिन जो फाइनेंस बिल टाइप 1 है इसमें प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो इसको रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न भी कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न मनी बिल में नहीं थी कि आप लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला करके बिल को पास नहीं करा सकते, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो होता है फाइनेंस बिल टाइप 1 में एक समन बुला सकता है जॉइंट सिटिंग को लेकर के, और इंट्रोड्यूस किया जा सकता है फाइनेंस बिल टाइप 1 को, ठीक है। इसमें जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, अब जबकि मनी बिल में नहीं था। अब मनी बिल और फाइनेंस बिल टाइप 1 में अंतर क्या क्या है कि मनी बिल जो होता है वो लोकसभा में केवल पास होता है, तो राज्यसभा में केवल भेजा जाता है, उसमें रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकता राज्यसभा। जबकि फाइनेंस बिल जो होता है लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा इस पर अमेंड भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। और जबकि प्रेसिडेंट के पास पावर भी आ जाती है इसमें कि यह इसको रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, जबकि मनी बिल में ऐसा नहीं था। और इस पर जॉइंट सिटिंग भी बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आते हैं अपने टाइप 2 के बारे में, फाइनेंस बिल टाइप 2। तो जैसा कि यह इसमें मेंशन किया गया है, यह मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 बी में, ठीक। इसमें जो लोकसभा होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यह दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आए कि राज्यसभा में, यह पहले राज्यसभा में भी पास हो सकता है उसके बाद लोकसभा में, या तो लोकसभा में पहले पास कराइए या तो उसके बाद राज्यसभा में। और हाँ, इसमें जो होता है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर नहीं होता है कि आप पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसमें ज़रूरी होगा कि बिल को पास करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप फाइनेंस बिल टाइप 2 को बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के भी पास कर सकते हैं। और इसमें राज्यसभा के पास पावर आती है कि इस पर अमेंडमेंट भी कर सकता है और इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और राष्ट्रपति का जैसे फाइनेंस बिल टाइप 1 में राष्ट्रपति के पास पावर था,
कि इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के पास इसमें भी पावर आती है फाइनेंस बिल टाइप 2 को लेकर के, कि राष्ट्रपति चाहे तो इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकती है। और जॉइंट सिटिंग जैसा फाइनेंस बिल टाइप 1 में था, इसमें भी सेम टाइप का है कि राष्ट्रपति चाहे तो इस पर जॉइंट सिटिंग बुला करके इस बिल को पास कराने की मतलब इसके बारे में बात कर सकते हैं, इस बिल के बारे में जॉइंट सिटिंग बुला करके। अब जैसा कि मनी बिल में हम लोग बात किए थे कि कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो मनी बिल के अंदर आती हैं, तो ऐसे ही फाइनेंशियल बिल में हम लोग जानेंगे कि फाइनेंस बिल कहते किसको है, मतलब कहेंगे किसको कि ये चीज़ जो होता है वो फाइनेंस बिल में आएगा। तो फाइनेंस बिल जो होता है कि सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया गया, मतलब मनी बिल के द्वारा पैसा सरकार के पास आया, अब उस पैसे को सरकार क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। तो एक्सपेंड कहाँ पर करेगी, तो जो एक्सपेंड किया जाता है किस तरह से किया जाएगा, कितना किया गया, इसके बारे में जो बात करेगा वो बात करेगा फाइनेंस बिल। ठीक है, एक में पैसा आया और एक में पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ देना है, कितना देना है, तो ये बात करेगा हमारा फाइनेंस बिल। ओके, मतलब कि एक तरफ मनी बिल से हम लोग पैसे को इकट्ठा करते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, और फाइनेंस बिल के द्वारा हम उस पैसे का यूज करेंगे किस एक्सपेंडिचर के फॉर्म पर, कि हमको कहाँ कहाँ कितना पैसा एक्सपेंड करना है इस साल, या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में हो सकता है, या तो गवर्नमेंट स्कीम या तो योजना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं कि जो ये फाइनेंस बिल होता है हम लोग का, वो आता है हमारे बजट के दौरान, मतलब कि जो कितना कहाँ कितना क्या खर्चा करना है गवर्नमेंट के द्वारा, ये प्रेजेंट किया जाता है जब हमारा यूनियन बजट आता है। उसके ही साथ फाइनेंस बिल के बारे में भी बात किया जाता है। ठीक, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन आर्टिकल 110A रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंस बिल बी प्रेजेंटेड टुगेदर यूनियन बजट, मतलब जब यूनियन बजट आती है हमारी, उसी के साथ साथ हम लोग फाइनेंस बिल के बारे में भी चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर जैसे आ जाता है कि कौन यह बताता है कि एक फाइनेंस बिल जो होती है हम लोग का मनी बिल है कि नहीं है। ठीक, मतलब कि अब कोई मतलब कि कोई मैटर आया, अब इसको डिसाइड करना है कि यह जो है ये फाइनेंस बिल है, तो कोई कहेगा नहीं ये मनी बिल है। तो इसको डिसाइड कौन करेगा, फाइनल डिसीजन कौन लेगा इसके बारे में कि यह जो बिल है वो फाइनेंस बिल है कि मनी बिल है। तो इसको जान लीजिए कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनका जो फाइनल डिसीजन होगा उस मैटर को ले करके कि ये मनी बिल है कि फाइनेंस बिल, वो फाइनल डिसीजन माना जाएगा, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा जो कह दिया जाएगा स्पीकर के द्वारा, वो लास्ट डिसीजन होगा। जो मनी बिल होता है वो मनी के बारे में बात करेगा कि मनी कहाँ से आ रहा है, और फाइनेंस बिल बात करता है एक्सपेंडिचर के बारे में कि सरकार उसको किस फॉर्म में एक्सपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन एक्सपेंडिचर कब बात करेगा, जब उसको पता रहेगा कि मनी कितना है, मनी कहाँ से आया है, मनी हमारे पास कितना है खर्चा करने का। तो जब एक्सपेंडिचर किसी चीज़ के लिए किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर करने के पहले हम लोग को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा रहनी चाहिए कि हमारे पास पैसा कितना है। तो फाइनेंस बिल जो होता है वो दोनों के बारे में बात करता है कि मनी बिल के बारे में भी, मनी के बारे में भी, एक्सपेंडिचर के बारे में भी। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फाइनेंस बिल है वो मनी बिल के अंदर आता है कि जो सभी मनी बिल हैं वो फाइनेंस बिल के अंदर आता है, आप कैसे जानेंगे। देखिए इसमें बड़ा कौन है, देखिए देखने में बड़ा ये लग रहा है फाइनेंस बिल, छोटा लग रहा है मनी बिल। ठीक है, क्योंकि ये बस केवल मनी आने के बारे में बताता है, और जब फाइनेंस बिल होगा वो जाने के बारे में बताता है, तो आने का भी जरिए जानता होगा कि आया कहाँ से है, हमारे पास है कितना।
अब जो बड़ा है वो बड़े में और जो छोटा है वो छोटे में। अब इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द मनी विल, देखिए ऑल द मनी विल, ठीक देख रहे हैं ना, और फाइनेंशियल बिल, सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो सकती है, लेकिन ऑल द फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। सभी जो फाइनेंशियल बिल होता है वो मनी बिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा है। सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल आ गई, लेकिन ऑल फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक, इससे आप आराम से समझ सकते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होती है कि सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल हो सकती है। तो इसको समझने का अच्छा तरीका है कि जो मनी बिल है केवल मनी के बारे में बताता है, फाइनेंशियल बिल है एक्सपेंडिचर के बारे में बताएगा। अब एक्सपेंडिचर आप ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हमारा बैंक बैलेंस कितना है। तो बैंक बैलेंस मतलब ये क्या होता है कि मनी आने का भी जरिया बताता है और जाने का जरिया भी बताता है। तो फाइनेंस बिल को बड़ा है तो बड़े में दिखा दीजिए और मनी बिल छोटे में दिखा दीजिए। तो सभी मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर समाहित है, और फाइनेंस बिल सभी फाइनेंस बिल मनी बिल के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखिए सब एरिया खाली है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ऑल द मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, बट ऑल द फाइनेंशियल बिल आर नॉट मनी बिल। ठीक, होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि मनी बिल फाइनेंशियल बिल क्या है, कहाँ आता है, कौन इंट्रोड्यूस करता है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है। ठीक, इन सभी के बारे में हम लोग ने यहाँ पर चर्चा किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।